व्हाट्सएप ज़ाला में खुशामदीद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे औरल एविडेंस से मुतल्लिक कि ज़ुबानी कलामी शहादत किन सूरतों में काबिल कबूल है, किन सूरतों में नहीं काबिल कबूल, और किन सूरतों में तहरीरी मुआहदा होना, तहरीर होना आपके पास लाजमी है। पढ़ेंगे आर्टिकल 102। इसके अंदर ये बताया गया है कि एविडेंस जो होगा कि किन सूरतों में ज़ुबानी कलामी शहादत काबिल कबूल होगी और किन सूरतों में नहीं होगी। 102 पढ़ें। एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। दोस्तों अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ेंगे तो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी और आप घबरा जाएंगे कि ये आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर जस्ट ये बात बताई गई है कि कोई भी शख्स है अगर वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिली है या फलां शख्स मुझे बेच के गया है, यानी कोई भी अगर ऐसा क्लेम है जो कि किसी प्रॉपर्टी से मुतलिक है जिसमें ये कहा गया हो कि ये प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट की गई है या मुझे मिली है या मैंने फलां शख्स से मैंने ख़रीदी है, तो ऐसे क्लेम को साबित करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट, तहरीरी एग्रीमेंट का होना लाजमी है। खाली ज़ुबानी कलामी से ऐसा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कहता है कि जो प्लाट है ये मेरे वालिद साहब मेरे नाम गिफ्ट कर गए थे या मुझे बेच गए थे, नाम कर गए थे, तो आपको तहरीरी सूरत में आपको साबित करना होगा। या आप इसी तरह दूसरी मिसाल है कि आप किसी के प्लाट पे जाके खड़े हो जाएं कि जी ये प्लाट फलां शख्स मुझे इसका दादा बेच गया था सन 70 के अंदर और मैं मालिक हूँ, मुझे गिफ्ट कर गया था। अब ज़ुबानी कलामी अदालत इसको नहीं मानेगी और आपके पास ऐसी बात, ऐसा डॉक्यूमेंट होना लाजमी है जो कि जिससे साबित हो कि ये आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम है। ये इस आर्टिकल में आप ये एक लफ्ज़ पढ़ लें कि डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक कोई भी है। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन मतलब उसको मुंतकिल करना। मुंतकिल किसी भी सूरत में, यानी कोई शख्स सेल करता है, गिफ्ट कर देता है, एक्सचेंज होती है प्रॉपर्टी की, तो इन सूरतों में ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का। तो कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र होता है किसी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक तो वो तहरीरी सूरत में होना लाजमी है। इसकी एक्सप्लेनेशन वन है, वैन अ पब्लिक ऑफिसर इज़ रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग when it shown that any particular person has acted as an such officer, the writing in which to be appointed need not to be proved। एक्सप्लेनेशन में जस्ट ये बताया गया कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर है, ज़ाहिर बात है सरकारी ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है वो ख़ास एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उनका एक इंटरनल मैटर होते हैं, मामला होते हैं जिसके ज़रिए नोटिफिकेशन जारी होगा और वो बनेगा। अब इसके अंदर ये बताया गया कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर इस तरीके से मौजूद है, किसी दफ्तर में बैठा है, आप किसी डीसी के दफ्तर में जाते हैं या किसी थानेदार के पास जाते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे जी अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ या आप मुझे कोई तहरीर दिखाओ जिससे साबित हो कि आप सरकारी मुलाजिम हैं और तुसी इतने SHO लगे हो। ऐसा नहीं होगा, SHO आपको पकड़ लेगा। तो ये बात जस्ट एक्सप्लेनेशन वन में बताइए। अगर कोई सरकारी ऑफिसर ऐसा है तो आप उससे ये नहीं, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो आपको या किसी को भी वो डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप उसे तलब करें कि जी जिससे ज़ाहिर हो कि वो सरकारी मुलाजिम है। डॉक्यूमेंट है जिसमें दो या दो से तीन से ज़्यादा है तो एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए भी साबित किया जा सकता है। सफिशेंट होता है कि यानी एक शख्स ने किसी को लेटर लिखा कि मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ, दूसरे ने जवाब दिया ठीक है मैं आपकी ज़मीन खरीद लेता हूँ, फिर वो लेटर लिखता है मैं 10 लाख की बेचूंगा, तो वो दोबारा जवाब देता है जी ठीक है मैं 10 लाख की खरीद लेता हूँ। अब ये जो लेटर्स का और ये कन्वर्जेशन हुई है, ये तमाम चीज़ें एज ए वन मानी जाएंगी, एज ए डॉक्यूमेंट मानी जाएंगी और ये सफिशेंट होगा साबित करने के लिए उनके दरमियान कोई ऐसी बात हुई है। इसी तरह एक्सप्लेनेशन टू है, अगर कोई जहाँ कोई डॉक्यूमेंट है जहाँ ओरिजिनल एक से ज़्यादा है, यानी अगर आपने कोई मायदा तहरीर किया वो 3-4 सफ़ात स्टाम्प पेपर पे मौजूद है, तो वो किसी एक के ज़रिए भी साबित की जा सकती है तहरीर को। अब इसकी एक्सप्लेनेशन तरीके बताया गया कि अगर कोई एग्रीमेंट किसी पार्टीज़ के दरमियान हुआ था, पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के अंदर यानी एक बी को कहता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा और मैं प्लाट आपसे खरीद लूँगा। अब वो 10 लाख की कोई रिसिप्ट वो बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो अब वो उस एग्रीमेंट के अंदर उस रिसिप्ट का जिक्र नहीं था जो उन्होंने पेमेंट की है, लेकिन उस रिसिप्ट से मतलब कोई सवाल उठता है कि आया कि ये साइन किसके हैं, कब जारी की, तो उस रिसिप्ट से मतलब आप ओरल एविडेंस ज़ुबानी शहादत दे सकते हैं। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई कहेगी जी इसका रिसिप्ट का जिक्र नहीं है एग्रीमेंट के अंदर तो ज़ाहिर बात है इसके ऊपर हम ज़ुबानी कलामी शहादत काबिल कबूल नहीं होगी। नहीं, रिसिप्ट अलग अलग मैटर है। जो आपने एग्रीमेंट किया कि 10 लाख का मैं प्लाट खरीद लूँगा और आपने रिसिप्ट उसको जारी की, वो रिसिप्ट अलग मैटर है। उस रिसिप्ट के ऊपर कोई ज़ुबानी कलामी शहादत यानी और औरल एविडेंस उस रिसिप्ट के ऊपर आप दे सकते हैं। ये बात एक्सप्लेनेशन की गई है 3 में। अब आ जाए दोस्तों आर्टिकल 103 में 103 के अंदर ये बताया गया एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ऑरल एग्रीमेंट, यानी तहरीरी मुआहदा जहाँ मौजूद हो तो वहाँ ज़ुबानी कलामी शहादत नहीं चलती। सादा सी ये बात बताई गई है और चंद एक सूरतें हैं जिसके अंदर ज़ुबानी कलामी शहादत काबिल कबूल होती है। बिलफर्ज एक शख्स के पास रजिस्ट्री है किसी ज़मीन की या एक शख्स के पास एग्रीमेंट है, तो वो ज़्यादा पावरफुल है कि जिसके हक़ में वो ज़मीन कहीं एग्रीमेंट लिखा हुआ या रजिस्ट्री है। अब कोई शख्स ज़ुबानी कलामी आके किसी ज़मीन का मालिक बनने लग जाए और कहे कि ज़मीन का मालिक मैं हूँ और ये मुझे बेची गई है, तो ये बात काबिल कबूल नहीं होगी। यही बात आर्टिकल 103 में बताई गई है। इसके चंद एक्सेप्शन है कि किन सूरतों में ज़ुबानी शहादत काबिल कबूल है, किन सूरतों में ज़ुबानी शहादत काबिल कबूल होगी। आर्टिकल 103 की प्रोविजन 1 कहती है कि अगर कोई शख्स किसी
एग्रीमेंट की के ऊपर ही सवाल उठा दे। बिलफर्ज एक कहता है कि ये मेरे पास एग्रीमेंट है, फ़लाँ शख्स मुझे गिफ्ट करके गया था, मेरे वालिद ने मुझे गिफ्ट की है। अब वो कोई दूसरा शख्स आके उस एग्रीमेंट को, उस गिफ्ट को ही चैलेंज कर दे कि ये फ्रॉड पे मबनी है, फॉर्जरी की गई है, जाली साइन किए गए थे। जैसे अमूमन अदालतों में चलता है कि बहनें आके या बेटियां आके वो चैलेंज करती हैं कि जी ये जो मेरे भाई ने जो ज़मीन का नाम करवाई है, ये वालिद के झूठे साइन करवाए थे, अंगूठे लगवाए थे। तो इस सूरत के अंदर अगर इट सेल्फ उस एग्रीमेंट को, उस चीज़ को ही अगर चैलेंज कर दिया तो फिर उसके ऊपर ज़बानी शहादत अदालत ले सकती है। ये बात बताई गई है आर्टिकल 103 की प्रोविजन 1 में। आर्टिकल 103 की प्रोविजन 2 कहती है अगर कोई ऐसी बात जो कि उस तहरीरी माहदे में मौजूद नहीं थी, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था, तो उसको मुतल्लिक भी ज़बानी शहादत ली जा सकती है। मिसाल के तौर पर ए और बी के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, ए कहता है मैं बी से घोड़ा खरीदूंगा। अब बी के पास 2-3 घोड़े हैं जिसमें एक सफ़ेद है, एक काला है। तो ये बात एग्रीमेंट में मेंशन नहीं थी कि किससे मुतल्लिक ये बात की गई थी। तो अब इस बात को साबित करने के लिए वो यानी ज़ुबानी शहादत आ सकती है कि जी उसने मुझे काला घोड़ा कहा था, ये सफ़ेद घोड़ा कहा था। लेकिन याद रखिएगा इसके अंदर अब ये नहीं हो सकता कि कोई आके, वो घोड़े का एग्रीमेंट मौजूद है कि ए ने बी को घोड़े बेचने थे, अब बी आके ये कहे कि जी नहीं इसने मुझे शेर का बच्चा बेचना था। नहीं, अब वो तो इनकन्सिस्टेंट टोटल। अब प्रोविजन 2 के अंदर अगर आप एक लफ्ज़ पढ़ेंगे, विच इज़ नॉट इनकन्सिस्टेंट विद इट्स टर्म्स मे बी प्रूव्ड, यानी वो मुकम्मल उससे अलग नहीं होनी चाहिए, बात उससे रिलेटेड हो, उस एग्रीमेंट से रिलेटेड हो, तो वो ज़ुबानी शहादत काबिल कबूल होगी। ये नहीं कि घोड़े का एग्रीमेंट था, हाँ इसके ऊपर ज़ुबानी शहादत अदालत ले सकती है कि वो काला घोड़ा तुम्हें मिलना चाहिए था, ये सफ़ेद। अब ये नहीं हो सकता कि वो कहे कि मुझे शेर का बच्चा मिलना चाहिए था, ये हाथी का बच्चा, और ये हमारा वो एग्रीमेंट हुआ था। नहीं, तो ऐसी बात काबिल कबूल नहीं होगी। हाँ, और अगर वो जिस पार्ट में साइलेंट है तो वो उस हद तक वो बात काबिल कबूल होगी जो उसके कंसिस्टेंट नहीं है। अब प्रोविजन 3 है इसकी, आर्टिकल 103। अलग से कोई रिटर्न एग्रीमेंट आपका हुआ था, तहरीरी माहदा हुआ था, लेकिन तहरीरी माहदे के अलग अलावा कोई अगर कोई ख़ास कंडीशन पार्टीज़ के दरमियान तय हुई थी, कोई ख़ास शराइत तय हुई थी, तो उन शराइत को साबित करने के लिए ज़ुबानी शहादत दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक ए और बी के दरमियान वायदा हुआ, ए कहता है कि तुम मुझे ये मैंने तुम्हें मकान किराए पे दिया और तुम 5 तारीख को मुझे किराया दोगे, ठीक है, 5 मार्च को किराया आप मुझे दोगे। अब 5 मार्च को किराया बी ने कब देना था, ए उससे पहले ए ने उस मकान को खाली करवा के देना था दूसरे किराएदार से, जो कि अभी उसमें दूसरा किराएदार एक बैठा था। तो ये बात तो उसके अंदर मेंशन नहीं थी एग्रीमेंट में, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है जब मकान खाली होगा और जब उस मकान में वो आके बैठेगा 5 मार्च को, तो तब वो किराया देना शुरू करेगा। तो लेकिन वो तहरीर माध्यम में ये बात जरूर नहीं थी कि वो किराएदार उसमें बैठा है, लेकिन वो उसके अंदर दूसरा किराएदार बैठा। तो अब वो अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट उठता है तो वो एक ख़ास शर्त थी। अब बी ने किराया कब देना था उसको, ए को, कि जब वो मकान खाली करवा के उसको देता जो पहले वाले किराएदार बैठे थे। यही बात जो प्रोविजन 3 है उसके अंदर बताई गई है कि अगर पार्टीज़ के दरमियान कोई खास शराइत अलग से तय हुई हैं, रिटर्न एग्रीमेंट में वो मेंशन नहीं थी, तो उन ख़ास शराइत से मुतलिक भी ऑरल एविडेंस ज़ुबानी शहादत अदालत ले सकती है। अब आ जाते हैं प्रोविजन 4 क्या कहती है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू रिसाइन और मॉडिफाई, यानी अगर पार्टीज फ्री कैन, अगर किसी एग्रीमेंट में उन्होंने तहरीरी माहिदा किया था, लेकिन वो अब ए बी को कहता है मैं तुम्हें मकान बेचूंगा, लेकिन कुछ अर्से बाद वो तहरीरी माहिदा में उन्होंने तहरीर किया था, लेकिन वो दोनों कह देते हैं यार नहीं मैं मकान नहीं बेचता, और वो भी ठीक है यार तुम ना बेचो। अब वो माहिदा था उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, उसको कैंसिल हो गया, तो उसको ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह उसको मॉडिफाई कर देते हैं, कीमत पहले एग्रीमेंट में 10 लाख लिखी हुई थी, वो एग्री हो गई थी जी हम 15 लाख में चलो दे दूंगा, तो इसके ऊपर ये इस तरह की कोई बात हो गई है, तो अगर मॉडिफाई कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है, तो इसके ऊपर भी ज़ुबानी शहादत अदालत में दी जा सकती है। याद रखें इसके अंदर एक बात यह है कि ज़ुबानी शहादत उन वायदों में ज़रूरी है जिनकी दी जा सकती है, अदरवाइज कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बिलफर्ज ए ने बी के नाम मकान बेच दिया, उससे रजिस्ट्री कर दी, उसके नाम रजिस्ट्री करवा दी बी के नाम। अब वो कहे जी मैं तुम्हें मकान नहीं बेचता, और बी भी कहे मैं तुम्हारा मकान नहीं खरीदता, तो अब खाली ज़ुबानी कलामी करने पे वो नहीं होगा क्या रजिस्ट्री कैंसिल। जब वो मालिक बन चुका है, सरकार के कागजात में उसका नाम आ गया है, उसको कैंसिल करने के लिए बाकायदा फिर रजिस्ट्रार को दरख्वास्त लिखेगा और वो कैंसिल करवाएगा, एक पूरा तरीक़ेकार है। यानी अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टर हो चुका है, उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को ख़त्म करवाने के लिए खाली ज़ुबानी कलामी काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको कैंसिल करवाया जाएगा एक प्रॉपर वे से। जिस तरह किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया था, मुख्तियार आम दे दिया, मुख्तियार ख़ास दे दिया, अब मुख्तियार आम खास वो रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार से, आपको मालूम होगा। वो कुछ अर्से बाद वो कहता है जी तुम मेरा मुख्तियार आम नहीं हो, मैं तुम्हें मुख्तियार खास वापस लेता हूँ। नहीं, अब खाली उसके ज़माने कहने से ऐसा नहीं होगा, जब तक कि वो रजिस्ट्रार के पास जाके उसे कैंसिल ना करवाए। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको रजिस्टर करवा लिया गया है उसको कैंसिल खाली ज़ुबानी कलामी नहीं होगा, उसको बल्कि प्रॉपर वे से ख़त्म करवाना पड़ेगा। ये बात बताई गई है आर्टिकल 103 है उसकी प्रोविजो
4 के अंदर आ जाते हैं आर्टिकल 103 की जो प्रोविजो 5 है, एनी यूजेज और कस्टम बाई विच इंक्लूड नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। यानी तहरीरी माहदे में कोई ख़ास बात थी वो मेंशन नहीं की गई, लेकिन वो वहाँ का कस्टम है, रिवाज है। मिसाल के तौर पर लाहौर के जो ताजर हैं उनका रिवाज है कि जो भी उनसे ख़रीदारी करेगा तो वो जो सामान भेजेंगे उसका किराया वो ख़रीदार ही देगा। के दरमियान किसी दुकानदार के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ मुल्तान और लाहौर के। अब मुल्तान वाले ने 5 लाख का सामान ले लिया, 5 लाख का सामान लिया, एग्रीमेंट हो गया, उनका लिखा गया। तो अब अंडरस्टूड सी बात है, लाहौर के अंदर ये सारे एप्लीकेबल है, इसको समझते हैं और वो मानते हैं कि जी अब वो सामान को बिल्टी करवाता है तो उसका जो किराया बनता है बिलफर्स 50,000 रुपये, तो वो 50,000 रुपये किराया खरीदार के ज़िम्मे ही आएगा, बेशक वो उन्होंने बात नहीं लिखी। यानी कोई भी कस्टम या यूजेज ऐसी हो सकती है जिसको मेंशन नहीं किया गया था तहरीर के अंदर, लेकिन वो अंडरस्टूड सी बात ही, ऐसी बात को साबित करने के लिए फिर ज़ुबानी कलामी शहादत ज़ुबानी तौर पे भी कोई शख्स बता सकता है। प्रोविजो जो 6 है, यानी कोई भी ऐसा फैक्ट है, किसी एग्रीमेंट के जो ख़ास फैक्ट्स है उसकी कोई ख़ास वर्ड यूज़ हुआ था एग्रीमेंट के अंदर, और ख़ास एग्रीमेंट का वर्ड्स था, टेक्निकल वर्ड्स था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको साबित करने के लिए अदालत में ज़ुबानी शहादत दी जा सकती है। मिसाल के तौर पे मुसव्विर कह लें या संगतराश कह लें, जो मुजस्मे बनाता है, वो कहता है कि मैं अपने तमाम मोड्स बेच रहा हूँ। अब मोड्स के अंदर वो औजार भी शामिल होते हैं जिस पे वो मुजस्मा तैयार किया जाता है, और वो मुजस्मे भी शामिल हैं। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मोड्स, अब टेक्निकल लफ्ज़ है कि क्योंकि शामिल तो इसके अंदर दोनों जो है मुजस्मे भी शामिल हैं और उसके औजार बनाने वाले भी शामिल हैं, तो अब उसके ऊपर ज़ुबानी शहादत दी जा सकती है कि आया कि ये जो था मुजस्मा साज था, इसने अपने औजार बेचे हैं या मुजस्मा बेचा है, या ये दोनों चीज़ें बेची हैं। तो ऐसा कोई ख़ास वर्ड या टेक्निकल वर्ड यूज़ किया गया हो एग्रीमेंट के अंदर, तो उसको साबित करने के लिए ज़ुबानी शहादत दी जा सकती है। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 103, जिसके अंदर ये सादा सी बात बताई गई है कि कोई भी जो तहरीरी मुआहदा है, तहरीर है, उसको साबित तहरीर की सूरत में किया जाएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर ज़ुबानी शहादत काबिल कबूल नहीं है, ज़ुबानी कलामी, लेकिन ज़ुबानी कलामी चंद एक सूरत हाल हैं जो प्रोविजन 1 2 3 4 5 6 में बयान की गई हैं आर्टिकल 103 के अंदर, जब ज़ुबानी शहादत ज़ुबानी भी काबिल कबूल होगी अदालत में, जब कोई इटसेल्फ तहरीरी माहदे को चैलेंज कर दे, किसी खास यूजर से मुतलिक हो, कस्टम हो, एक्सप्लेन किया न हो, कंडीशन हो, तो ये तमाम बातें इसके अंदर बताई गई हैं प्रोविजन 1 2 3 4 5 6 के अंदर। और जनरल रूल यही है, तहरीरी माहदे की सूरत में ज़ुबानी शहादत काबिल कबूल नहीं होगी, लेकिन चंद एक सूरतों में वो काबिल कबूल भी होगी। अब आ जाते हैं आर्टिकल 104 पे, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। यानी अगर तहरीरी माहदे में ज़ुबान बिल्कुल सादा सादा इस्तेमाल की गई है, प्लान है, तो अब इसके ऊपर ये नहीं होगा कि ज़ुबानी शहादत ले जाए। बिल्कुल ए और बी के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, ए कहता है मैं तुम्हें अपने ये 10 जो घोड़े हैं मैं आपको फ़रोख्त कर दूंगा। अब भी ये अदालत में नहीं कह सकता जी ये जो माहदा गलत हुआ था, इसने तो मुझे ऊँट बेचने थे। अब घोड़े और ऊँट में काफ़ी फ़र्क है। जब एग्रीमेंट के अंदर साफ साफ इसी बात को लिख दिया गया है, प्लेन वर्ड्स के अंदर वो बात शामिल है, तो वो बिल्कुल ही उल्ट कर दिया जाए और उसको माना ना। हाँ, वो ये सवाल तो उठा सकता था कि जी मुझे काले घोड़े चाहिए थे, सफ़ेद घोड़े नहीं, क्योंकि वो मेंशन नहीं थे। लेकिन घोड़ों को ऊँट में बना देना या हाथी में कन्वर्ट कर देना, तो ये काबिल कबूल नहीं हो गई। ये बात आर्टिकल 104 में बताई गई है कि एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, कि कब ऑरल एविडेंस काबिल कबूल नहीं होगा, जब रिटर्न एग्रीमेंट की ज़ुबान बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है, और इसकी इंटेंशन बिल्कुल वाज़ेह है एग्रीमेंट की, तो सूरत में ज़ुबानी शहादत काबिल कबूल नहीं है। आर्टिकल 105 कहता है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। यानी अगर कोई एग्रीमेंट में ज़ुबान तो बिल्कुल सादा था, इस्तेमाल की गई थी, लेकिन वो एग्जिस्टिंग फैक्ट से मुतलिक रिलेटेड ना हो। बिलफर्ज ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें अपना कराची वाला मकान बेचता हूँ। अब कराची में उसका मकान है ही नहीं, कहाँ है उसका मकान, कमाड़ी में है या साथ है मंगू पीर या कोई भी कराची के साथ वाले इलाके में उसका मकान था। तो ऐसे फैक्ट्स को साबित करने के लिए ज़ुबानी शहादत दी जा सकती है जब कि एग्जिस्टिंग फैक्ट ही मौजूद ना हो। यानी तहरीरी मायदे में तो कराची लिखा होता है, अब कराची में वो मकान अपना कहाँ से प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो तो मकान तो उसका कमाड़ी में था या किसी और आस पास वाली जगह पे था। तो ऐसे इस चीज़ को साबित करने के लिए ज़ुबानी शहादत दी जा सकती है जब ज़ुबान तो बिल्कुल क्लियर हो, लेकिन वो फैक्ट एग्जिस्ट ना करता हो। इसी तरह आर्टिकल 106 कहता है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन। ऐसी किसी कोई वर्डिंग इस्तेमाल की गई है एग्रीमेंट के अंदर जो कि एक या एक से ज़्यादा शख्स उसमें शामिल हैं या चीज़ें शामिल हैं। जैसे बिलफर्ज ए और बी के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कि वो उसे मुर्गियाँ ख़रीदेगा, तो अब मुर्गियाँ उसके पास काफ़ी, अब देसी मुर्गी ख़रीदनी है या फार्मी मुर्गी ख़रीदनी है, या घोड़े जैसे मिसाल थी, या कराची में कोई मकान है कि मकान उसने कराची में उसका एक गली में डीएचए में काफ़ी सारे प्लाट हैं, तो अब वो डीएचए का प्लाट तो उसने मेंशन कर दिया लेकिन ब्लॉक मेंशन नहीं किया।
मुर्गियाँ वो ख़रीद रहा था, लेकिन ये मेंशन नहीं किया देसी या फार्मी। तो इन सूरत हाल में ज़ुबानी शहादत ऑरल एविडेंस अदालत में काबिल कबूल होगा। आर्टिकल 107 कहता है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स नेदर ऑफ विच वर द होल्स करेक्टली अप्लाइज। यानी इसके अंदर सादा सी वही बात है कि किसी ने एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन वो एग्रीमेंट आधी उसकी बात दुरुस्त है, आधी ख़राब है। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, आधी बात किस तरह दुरुस्त है और आधी कैसी है जो कि गलत है। मिसाल के तौर पे जैसे कराची का मिसाल देते कि कराची में किसी का मकान पड़ा है, अब ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें कराची में अपना मकान दूंगा, बेच रहा हूँ, जो कि मेरे दोस्त के कब्ज़े में मौजूद है। अब बात वो ऐसे है कि जो कराची में मकान मौजूद है वो उसके दोस्त के कब्ज़े में नहीं था, बल्कि जो कि माड़ी के अंदर उसका मकान है वो उसके दोस्त के कब्ज़े में मौजूद था। तो अब बात यहाँ ये आ गया कि उसने मकान उसने कौन सा बेचा था, आया कि उसने कराची वाला मकान उसको बेचा है, या आया वो वाला मकान उसने बेचा है कि जो कि उसके दोस्त के कब्ज़े में था। तो इस सूरत हाल में जब ऐसी बात सामने आ जाए जिसको जो कि क्लियर ना हो, तो इस सूरत हाल में ज़ुबानी शहादत भी अदालत काबिल कबूल होगी। ऐसा फैक्ट्स आ जाए जो कि क्लियर ना हो, जिससे रिटन एग्रीमेंट में वाजे ना हो रहा हो। ये बात आर्टिकल 107 में बताई गई। आर्टिकल 108 कहता है एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल करेक्टर्स। यानी कोई भी अगर ऐसा वर्ड है जो टेक्निकल है, जिसके ख़ास मीनिंग्स हैं, जो इसको एग्रीमेंट में बयान किया, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि वो वाली संग तराश वाली मुजस्मा साज वाली मुजस्मा साज कहता है कि मैं अपने तमाम मोड्स बेच रहा हूँ, मोड्स में मुजस्मा भी शामिल है और वो भी शामिल है, औजार भी उसके शामिल हैं। तो अब वो औजार उसने बेचने थे या मुजस्मा बेचना था, ये दोनों चीज़ें बेचनी थी। तो ऐसा कोई वर्ड, ऐसा टेक्निकल वर्ड कोई इस्तेमाल होता है, कोई फॉरेन वर्ड ऐसे इस्तेमाल होता है जो कि एग्रीमेंट में इस्तेमाल हुआ है, जिसको एक्सप्लेन तो नहीं किया गया उस एग्रीमेंट के अंदर। तो उस वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटेंशन जानने के लिए उसके ऊपर ज़ुबानी शहादत ले सकते हैं। ज़ुबानी शहादत ऑरल एविडेंस काबिल कबूल है। आर्टिकल 109 कहता है हु मे गिवन एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऐसा शख्स जिसको जो कि इटसेल्फ पार्टी तो नहीं है, ना ही वो रिप्रेजेंटेटिव है, किसी फ्रीक का नुमाइंदा है, तो इसके अलावा कोई तीसरा वो शख्स है लेकिन वो फिर भी उस पार्टी के अंदर उससे अटैच किसी एग्रीमेंट में वो उसके हकूक मुतासिर होते हैं, तो उसके अंदर वो एविडेंस ज़ुबानी शहादत दे सकता है। ए अपनी दुकान बेचता है बी को, अब उस दुकान के अंदर किराएदार बैठा है सी। अब सी कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि उसे किराए की बाबत है, किराए से मुतलिक कि कितना किराया वो देता था, कब देता था, तो ऐसा किराएदार ऑरल एविडेंस वो दे सकता है इस सूरत में जबकि वो उससे मुतासिर हो रहा है। 110 क्या कहता है सेविंग ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। इसके अंदर ये बताया गई है कि इस चैप्टर में जो भी बात बयान की गई है वो सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत कोई जो बिल्स हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्स, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। जस्ट ये थी बात दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। किसी किस्म की अगर आपको समझ नहीं लगी, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे आपको एक्सप्लेन करने की। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।